हेड नेक और बैक को एक स्ट्रेट लाइन पे रखिए। खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए आज के सेशन के लिए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए दोनों पैरों के ऊपर। अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर बनाइए। शरीर को स्थिर करने के लिए शरीर को स्टिफ नहीं करना है, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। बॉडी अपने आप स्थिर हो जाएगा, लेकिन बैक को स्ट्रेट बनाए रखेंगे। अपने स्थिर शरीर में ध्यान को सांसों के ऊपर लेके जाइए। सांसों को महसूस कीजिए, सांसों को ट्रेस कीजिए नॉस्ट्रिल्स के पास, नाक के भीतर, नाक के भीतर से होते हुए गर्दन, गर्दन से होते हुए आपके विंड पाइप, और विंड पाइप से होते हुए आपके लंग्स तक। सांस के पूरे पाथ को फील कीजिए। शिफ्ट कीजिए अवेयरनेस को अपने आईब्रो सेंटर पे। वहां पे एक जलती हुई लाइट को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। उस ज्योति को स्थिर कीजिए अपने आईब्रो सेंटर पे। उसके ऊपर ध्यान को टिकाते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। ओम। दोनों हाथ की हथेलियों को मिलाइए। दोनों हाथ की हथेलियों को रब कीजिए। गर्म हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए, कप बना के। पाम्स आपके आई बॉल पे टच नहीं होंगे। अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर ही खोलिए, उसके बाद हाथ हटा लीजिए। तो टोटल आज 54 का नंबर है, बहुत अच्छा। जितने लोग आते हैं उतना अच्छा लगता है कि बोला हुआ बेकार नहीं जा रहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच रहा है। ओके, कौन कौन है आज जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट डे ज्वाइन नहीं किए थे? एक बार हैंड रेज करेंगे। ओके, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है। देखिए, लाइव फ्री है, लाइव जरूर ज्वाइन कीजिए। बाई चांस लाइव मिस हो जाए तो उसको कवर कीजिए जरूर। तो जो पहला डे का है, अगर आज का डे का आपको अच्छा लगे, ओके, तो पहला डे का जाके जरूर परचेस कर लीजिएगा स्टोर से। सिर्फ 200 रुपये उसका प्राइस है। ओके, हर दिन का कवर करते जाइए, महीने में सिर्फ एक ही दिन है। चलिए ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए आज का शुरू करते हैं। बहुत बहुत थैंक्स हमको सुनने के लिए, आने के लिए। तो आज स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, बिना पिछला रिकैप किए। पर्पस ऑफ आसना, ठीक है। आसन करने का पर्पस क्या है? हम लोग जब किसी आसन को करते हैं, अभी के टाइम में जो नॉर्मल प्रैक्टिस होते हैं, तो आसन करने के पीछे पर्पस क्या रहता है? हर आसन के पीछे एक पर्पस रहता है करने का। अभी के जो पर्पस है आसन के इस तरह होते हैं कि मेरा बैक पेन ठीक हो जाए, मेरा फैट फैट गल जाए, मेरा कोर स्ट्रांग हो जाए, मेरा थायराइड कम हो जाए। ओके, इस टाइप के पर्पस रहते हैं। नहीं तो ये पोस्चर अच्छा हो जाए तो इसको पोस्ट करेंगे, लाइक आएगा, ये पर्पस होता है। नहीं तो कोई आसन करके खुद को प्राउड फील होता है, ऐसा पर्पस होता है। हैंड स्टैंड कर लिए, बहुत बड़ा बात है, ठीक है, तो वो एक पर्पस रहता है। तो आसन करने का पर्पस, आज ये जो बात उठा तो इसको बताने का पर्पस है कि आसन करने का पर्पस क्या है, आसन करने का पीछे। ओके, अष्टांग योग में जैसे कि कहा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ओके, ये 8 चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप अष्टांग योग में, पतंजलि योग ऋषि के अनुसार। तो यम नियम तो हम लोग करते नहीं है, डायरेक्ट कूदते हैं आसन में। आसन करने से शरीर में स्थिरता आती है, ये सब कुछ, ये लगभग सब कोई पढ़े हुए हैं। आसन करने से शरीर में स्थिरता आती है। शरीर जब स्थिर होता है तो उसके बाद सांस में नियंत्रण किया जाता है। प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से जो ब्रीद होता है उस पर कंट्रोल होता है, श्वासों में स्थिरता आती है।
सांसें जब स्थिर होती है तो मन स्थिर होता है, फिर मन की स्थिरता होती है तो फिर उस पे किसी एक चीज को लाके धारणा करते हैं, फिर उसके ऊपर ध्यान लग जाता है, फिर समाधि। ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आसन करने का जो अल्टीमेट पर्पस है वो पोस्चर को स्थिर करना, शरीर को स्थिर करना। ओके, तो आप लोग का भी अब आपका चॉइस है। आसन का मेन जो पर्पस है वो शरीर को स्थिर करने तक ही होना चाहिए। एडवांस आसन, अभी के टाइम के जो एडवांस आसन है उनको करके ऐसा कुछ हमको तो नहीं पता कुछ फायदा है कि नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा फायदा होता है तो अलग बात है। ओके, तो आसन आपको प्राणायाम की तरफ ले जाता है, प्राणायाम आपको प्रत्याहार की तरफ ले जाता है। शरीर से सांसें, सांसों पे स्थिरता आती है और सांसों से फिर मन पे स्थिरता आती है। ओके, तो योग जो है अष्टांग योग पतंजलि ऋषि के अनुसार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो यम नियम आसन और प्राणायाम तक है इसको बहिरंग योग कहा गया है, जो एक्सटर्नली हम लोग करते हैं। और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग है, वहां से अंतर का यात्रा चालू होता है। ये जो अभ्यास है, जो अभ्यास ऋषि पतंजलि ने कहा है वो करने से होता है, जो उनका चौथा श्लोक है शायद, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। ठीक है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम। ओके, हमको नहीं पता यहाँ कितने लोग पतंजलि योग सूत्र ऑलरेडी पढ़े हैं, तो कुछ गलती होगा तो माफ करिएगा। तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम पहला श्लोक था। अथ योग अनुशासनम, आ, दूसरा था योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग के बारे में उसका डेफिनेशन देते हैं कि योग क्या है, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ओके, तो योग करने से क्या होता है। ओके गौरव जी, हाँ ओके, थर्ड श्लोक है। तो तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तो थर्ड श्लोक है कि योग करने से जो करता है योग वो द्रष्टु के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। ऐसे अगर संस्कृत श्लोक को ब्रेक डाउन किया तो तदा, तदा मतलब उस वक्त, कब, जब आप योग कर रहे हैं। द्रष्टु मतलब दृष्टा। ओके, स्वरूपे उस रूप में अवस्थानम स्थित हो जाता है। अब यहाँ पे तदा तो समझ में आया उस समय, कब, जब योग करते हैं। द्रष्टु नहीं समझ में आया कि द्रष्टु क्या है, जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आया कि दृष्टा क्या होता है। स्वरूपे तो पता है, उस रूप में अवस्थाना मतलब स्थित हो जाता है। ओके, दृष्टा जो है वो एक्चुअली, अब हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम मान लीजिए कुछ भी बोलेंगे, आलोक है या यहाँ पे रूपल है, मंजरी है, कुछ भी एक नाम है। ठीक है, तो आप कहाँ पे हैं, तो आप यहाँ है। ये स्टर्नम है, स्टर्नम के पीछे हार्ट है, हार्ट के पीछे मान लीजिए कुछ और है, रिबकेज है, इंटरकॉस्टल मसल से जो भी है। तो ये मसल्स, ये बॉडी है, बॉडी के पीछे क्या है, आप कहाँ है फिर। ना आप हाथ में है, ना पैर में है, ना दिमाग में है। तो आपके अंदर का जो आप है और मेरे अंदर का जो मैं है वही है आत्मा। और आत्मा ही है दृष्टा। आत्मा को दृष्टा किस लिए कहा गया है, आंखों के पीछे से वो देख रहा है आत्मा। ठीक है, आंखों के पीछे से कौन देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं और दृष्टा देख रहा है। आप कहाँ पे हैं, आंखें तो देख रही हैं, एज ए कैमरा काम कर रही है, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, मतलब वो देख कौन रहा है एक्चुअली, वो दृष्टा देख रहा है। कान सुन कौन रहा है, दृष्टा सुन रहा है। तो इसीलिए हम लोग जब अंतर्मौन करते हैं तो एज ए थर्ड पर्सन सब कुछ पांचों सेंसेस को ये करते हैं, देखते हैं। ओके, तो द्रष्टु स्वरूप अवस्थान किस वक्त, जब योग करते हैं। तो जब योग करते हैं, अब शरीर स्थिर हो गया, सांसें स्थिर हो गई, मन स्थिर हो गया, प्रत्याहार की अवस्था आ गई। प्रत्याहार की अवस्था आ गई तो जो पांचों सेंसेस वो विड्रॉ हो गए। उसके बाद आप जो हैं अपने रूप में स्थित हो जाते हैं। उस वक्त आप रहते हैं, उस वक्त आपका शरीर नहीं रहता, आपके आसपास का इन्वायरमेंट नहीं रहता। उस वक्त जो आप हैं वही रहते हैं। और वो वाला मोमेंट सबसे ज्यादा मजेदार होता है, इन्वर्शन करने से ज्यादा मजेदार होता है, जिस वक्त सिर्फ आप रहते हैं। जो मेडिटेशन करता होगा वही जानता होगा उस वक्त का मजा। ओके, उसके बाद का श्लोक है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब इसके अलावा जब योग में ही ये अवस्था आती है, मतलब ये एक बहुत सही बात है कि जब आप योग करते तभी ये अवस्था आती है। जब आप योग नहीं करते तब आपकी अवस्था क्या रहती है, तब आप संसार में रहते हैं, क्योंकि आपके पांचों सेंसेस ऑन है। ठीक है, और कोई ऐसा क्रिया नहीं है जिसको करने से प्रत्याहार होता है। योग करने से प्रत्याहार होता है, जिम करने से, जुम्बा करने से, एरोबिक करने से प्रत्याहार नहीं होता। ठीक है, तो तभी आप जो है अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। आपके पीछे का जो आप है वो आपके रूप में स्थित होता है। ओके, तब आप अपने आप को समझ पाते हैं। खुद को जानने की कला है ना योग, तब आप अपने स्वरूप को समझ पाते हैं। नहीं तो ऐसे अदर टाइम में इधर सुनाई दे रहा है, उधर दिखाई दे रहा है, तो माइंड इधर उधर घूम रहा है। वृत्ति या वृत्तियां जो है उसके सारूप में रहता है आपका जो आत्मा है। मतलब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा माइंड आपका इधर उधर रहता है। ओके, तो इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि जो योगा टीचर उनको चार बुक्स तो कम से कम पढ़नी चाहिए। जो नहीं जानते, जो नए हैं, वो नाम लिख लीजिए। चार बुक्स में सबसे पहले तो पतंजलि योग सूत्र।
ओके। दूसरा आपका है भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, एंड हठयोग प्रदीपिका और घृण संहिता। ये चार बुक अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एज ए योगा टीचर आपके लिए। चार बुक को सिर्फ पलटना नहीं है, चार बुक को समझना है, एक एक सूत्र को। जैसे यहाँ पे परमहंस योगानंद जी के बारे में सब जानते होंगे। वो एक बार अपने आश्रम में थे, वो किसी बुक को पढ़ रहे थे। वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, सारे बच्चे पढ़ पढ़ के पार हो गए, किताब पढ़ के खत्म कर दिए। वो पहले ही सूत्र में लटके रह गए। कौन सा बुक पढ़ रहे थे अभी हमको याद नहीं है, पहले ही सूत्र में लटके रह गए। तो गुरुजी आए तो बोले कि क्या हुआ, तुम अभी तक पहले ही सूत्र में हो? तो बोले कि सर पढ़ तो लिया लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है पहला सूत्र क्या है। तो ऐसे हम लोग भी पढ़ लिए हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम पता धन ध्यान समझ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यम नियम से कोई नहीं सोचता, यम नियम पे कौन फोकस करने जाता है। या फिर योगा चित्ती वित्ती निरोधा, दिमाग घूम रहा है, आसन खाली होना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए। तो ये चीज होता है। तो ऐसा पढ़ के फायदा नहीं है। जो चीज पढ़ेंगे उसको जीना पड़ेगा। ठीक है, योग कर्मसु कौशलम, यहाँ टेक्स्ट मारने जाते हैं तो टेक्स्ट में ऑटो करेक्ट हो जाता है। तो ये चीज है। तो हम लोग पढ़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन उस चीज को जीना पड़ेगा, नहीं तो जस्ट नॉलेज रख के कोई फायदा नहीं है। चार नाम में सबसे पहले पतंजलि योग सूत्र, ये बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल योगा है क्या। देखिए आप लोग नसीब से आप लोग बहुत अच्छे फील्ड में हैं। अभी यहाँ पे जितने भी ज्वाइन किए हैं टोटल यहाँ पे अभी हो गए हैं 61। तो 61 लोग योगा टीचर। पहले लोग बोलते थे कि जिसको कुछ नहीं आता वो योगा में चल जाता है। कोई इंजीनियर है, इंजीनियर में नहीं सक्सेस हुआ, योगा टीचर बन गया। कोई ब्यूटिशियन था, योगा टीचर बन गया। कोई डांस कर रहा था, योगा टीचर बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आए हैं इधर तो असली योगा अगर आप कर लिए ना, तो बाकी आपके फील्ड में जो टॉप में था, जो फील्ड आप छोड़ के आए हैं, उससे अच्छा लक आपका है कि आप अपने आप को समझ पाएंगे। ऐसे एज ए इनकम सोर्स ठीक है, योगा दूसरा दुनिया को सिखा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अपने लिए जो योग है, जो सही में योग है, उसका अगर आप 10% भी कर लिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा योग में आना। ओके। तो पहला बुक था पतंजलि योग सूत्र। दूसरा था श्रीमद् भगवद गीता, जो सबको ही पढ़ते होंगे, लेकिन एक एक श्लोक को जीना है। ध्याय तो विषय पुंसा यहाँ पढ़ लिए, लेकिन दिमाग जाता ही है। कहीं भी अच्छा कपड़ा देख लिए तो दिमाग में कपड़ा रहता ही है, अच्छा मोबाइल देख ले तो मोबाइल में, तो फिर क्या फायदा, श्लोक पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना। खाली श्लोक पढ़े हैं, मीनिंग जानते हैं। ओके गरिमा जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट था हठयोग प्रदीपिका और गृहण संहिता। ये चार बुक का नॉलेज अगर आपको रहे, अच्छा से पढ़ लीजिए तो काफी है। इसमें से भी दो योग को अगर समझना है तो मॉडर्न में तो सीक्वेंसिंग आसन वगैरह कहीं ना कहीं सीख ही लीजिएगा। जो दो का सार अगर समझ गए, पतंजलि योग सूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, लाइफ सक्सेसफुल है। ओके। आते हैं फिर नेक्स्ट बात पे। हम्म। नेक्स्ट बताना था लोग जो भागते हैं एडवांस आसना के पीछे। ओके। एडवांस आसना, और जो आसना सही में एडवांस है। एडवांस आसन का डेफिनेशन लास्ट डे भी आप लोग को पूछे थे। तो कुछ कुछ लोग बोले थे कि जो आसन बहुत खतरनाक दिखे वो आसन एडवांस आसन है। वैसा नहीं है। आपके एडवांस आसन और जो रियली में एडवांस आसन है उसमें फर्क है। ओके। अगर आज अभी के टाइम में सबसे फेमस आसन बोला जाए तो मतलब जो लोग करने के लिए पागल हैं अभी के समय में, पिंच मयूरासन का बहुत क्रेज देखते हैं। सबको पिंच मयूरासन करना है, फोर आर्म बैलेंस करना है, पूर्ण सलवासन करना है, चीनी स्टैंड करना है, एंड पूर्ण नटराज आसन, उस टाइप का मतलब एडवांस आसन। ऐसा आसन जो कोई नहीं कर सकता कुछ कुछ लोग ही कर सकते हैं। वैसा आसन करने का क्या है, ये एडवांस आसन नहीं है एक तरह से। ये आप अपने बॉडी को अननोइंगली हार्म कर रहे हैं, और ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिसका कोई गोल नहीं है। ठीक है, योग करने कुछ पर्पस था ना, क्या देखे कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, आप पिंचा में रह करके दृष्टा के रूप में नहीं अवस्थित होंगे ठीक है, अब आत्मा के रूप में नहीं अवस्थित होंगे वैसा करेंगे तो। वो जस्ट काम आता है, किस में काम आएगा, हाँ इंस्टाग्राम में डालने में काम आएगा, ज्यादा लाइक मिलेगा। अब उसमें क्या है, अब रियली एडवांस आसन जो सही में एडवांस आसन है, जो हठयोग दीपिका में और हिरण संहिता में बताया गया है कि सिद्धासन एंड सॉरी सिद्धासन एंड पद्मासन, ये दो आसन ही टॉप करते हैं सबसे ऊपर। ये दो आसन ही सबसे बेस्ट हैं। अगर ये दो आसन बेस्ट नहीं होते और आपके पिंच मयूरा और पूर्ण नटराज आसन वगैरह एडवांस होते, तो हजारों साल की मूर्तियां जो हैं, जो मंदिर में खुदाई वगैरह है, जो पेंटिंग है, वहां पे भगवान वन हैंड स्टैंड करते हुए दिखाई देते हैं। ओके। या फिर
जो भी एडवांस आसन, आपके पिंच मयूरा में पोज में रहता, कोई कोई भगवान स्प्लिट किए हुए रहता, इस टाइप से वहां पे आसनस दिखाई देते। लेकिन भगवान भी दो ही आसन में दिखते हैं, एक सिद्धासन में दिखते हैं, दूसरा पद्मासन में दिखते हैं। ये सोचने वाला बात है, सही में ये दिखते तो हैं, बट ये सोचने वाला बात है। अभी के टाइम में, अभी मेरे ही बात सुन के, ठीक है, जिससे जिससे एडवांस आसन होता होगा ना, वो हमको तो बोल देगा कि अरे इनसे खुद नहीं होता होगा, ठीक है, इनसे खुद पूरा बैकबेंड नहीं होता होगा, इसलिए यहाँ भाषण दे रहे हैं कि एडवांस आसन जरूरी नहीं है। तो आपके भगवानों का क्या, वो लोग क्यों सिर्फ पद्मासन और सिद्धासन में बैठे रहते थे? उनसे भी नहीं होता था क्या? हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एडवांस आसन करना आपका चॉइस है, पर एडवांस आसन करके कुछ बेनिफिट नहीं है। आपका जो योगा प्रैक्टिस है वो आपको किस तरफ ले जा रहा है? कभी सोचे हैं आप, जो डेली उठते हैं मैट लेके जा रहे हैं, आपका योगा प्रैक्टिस आपको ले किस तरफ जा रहा है? आपको स्लिम होने की तरफ ले जा रहा है, या आपको फिट होना तो चलिए अच्छा बात है, एक फिटनेस के लिए आप स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, अलग बात है। बट अब एक क्रेज हो जाता है कि नहीं ऐसा ही करना है, कि इनका जो पोस्चर है वही करना है, तो ऐसा वो बेकार है वो रास्ता, ठीक है। तो एज ए फिटनेस करिए, और अपने आप को जानने के लिए योग करिए। ओके, यस गौरव जी, दो दो आसन, सिद्धासन और पद्मासन, ये दो आसन सबसे बेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहते हैं हम, कि एडवांस आसना, मान लीजिए आप पूर्ण भुजंगासन कर लिए, फिर आप भागे पूर्ण चक्रासन की तरफ, फिर आप भागे गंड भेरंडासन की तरफ, पूर्ण नटराजासन की तरफ। ओके, इस तरफ आप बैकबेंडिंग की तरफ भागे जा रहे हैं। ओके, तो ये एक सिमिलरिटी है कि बच्चा जैसे एडिशन सीखता है, शुरू शुरू में एक एक डिजिट का सीखता है, ठीक है, ऊपर पांच नीचे चार, टोटल नौ, एक डिजिट का, एक लाइन का डिजिट सीखता है एडिशन। फिर दो लाइन का सीखता है, 11+12 या 32+33, इस टाइप से। फिर तीन लाइन का सीखता है, ठीक है, तीन लाइन तक बच्चा सीखता है जोड़, मतलब 1 2 3 या 4 3 2 1, इस टाइप से नीचे जोड़ दिया, आंसर निकल गया। तीन लाइन सीखने के बाद 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन के जीवन भर वही करते रहेगा, और हायर क्लास में जाएगा तो फिर 10 नंबर को लिखेगा और नीचे जोड़ेगा। वो सही है क्या? नहीं ना। तो जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे जोड़ना है, तो आसन का भी आपको समझ में आ गया कि हाँ बैक बेंडिंग हो रहा है, मेरा फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, फिर वो काम खत्म हो गया। अब दिन भर आप, मतलब पूरे जीवन आप एक टारगेट ले लेंगे आसन का, कि यही करना है, यही पोस्चर ही करना है, तो यूजलेस है, ठीक है। कुछ और एक्सप्लोर करिए उसमें, और सारे डायरेक्शन करिए, जो आपसे होता है वो मत करिए, जो नहीं होता वो करिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज हैं आपके एडवांस आसन के, अभी के आपके एडवांस आसन के डिसएडवांटेज हैं। पहला तो है, जो माइंडसेट होता है कॉम्पिटेटिव हो जाता है, ठीक है। अब पथ्या जी ऐसे हैंड स्टैंड की थी, हमको भी ऐसे हैंड स्टैंड करना है उनका जैसा, या फिर उनका एक हाथ यहाँ पे था, दूसरा हाथ ऐसा था, तो हमको भी वही पोज करना है, या फिर उसका तो पूरा बैकबेंड हो जाता है, मेरा कब होगा पता नहीं। तो ये कॉम्पिटेटिव माइंडसेट आ जाता है आसन करने के पीछे, जब आप एडवांस आसन के पीछे भागते हैं, ठीक है। दूसरा, ईगो आ जाता है, ठीक है, मेरे से ये पोस्चर होता है, हम ये वाला स्टेटस में लगाएंगे, ऐसा कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। जब आपसे एडवांस आसन होता है, प्राउडली करते हैं क्लास में, तो मतलब वो ईगो माइंडसेट आ ही जाता है। आप चाहे जितना भी बोलिए कि नहीं घमंड नहीं होता, लेकिन वो एक चीज आ ही जाता है कि किसी से नहीं हो पा रहा, हम कर ले रहे हैं, तो वो एक ईगो माइंडसेट आ जाता है। तीसरा, फंडामेंटल को नेग्लेक्ट कर देते हैं लोग एडवांस आसन करने के चक्कर में। एक तो बॉडी प्रिपेयर नहीं रहता, बेसिक ही नहीं है क्लियर, और एडवांस करने जा रहे हैं, बॉडी एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं है। एडवांस मतलब जस्ट वन स्टेप अहेड, ओके, मतलब भुजंगासन से पूर्ण भुजंगासन मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे बहुत लोग होंगे पूर्ण भुजंगासन कर लेते होंगे, लेकिन भुजंगासन का ही बेसिक नहीं पता होगा। सलवासन कर लेते होंगे, लेकिन पूर्ण सलवासन कर लेते होंगे, लेकिन सलवासन का ही बेसिक नहीं पता होगा। तो जब एडवांस लोग कर लेते हैं तो बेसिक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ज्यादा वो जरूरी है। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल, एक स्ट्रेस रहता है कि मान लीजिए क्लास में सबसे हुए जा रहा है एडवांस पोस्चर, और आपसे हो ही नहीं रहा है। सबका आप देख रहे कि सबके पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है, हमको भी यही पोस्चर करना, तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस लेके योगा नहीं होता है, स्ट्रेस हटाने के लिए योगा होता है। एंड अंत में होता है इंजुरी। ओके, एडवांस करेंगे, आपका बॉडी अगर उस लायक नहीं रहेगा, तो फिर आपको हो जाएगी इंजुरी। इंजुरी में अगर कहा जाए तो आपका जो स्पाइन है, एक्चुअली आसन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे बताए थे 5 डायरेक्शन 7 पोजिशन होते हैं आसन में। तो
फ्लेक्शन, सामने झुकने को फ्लेक्शन बोलते हैं, पीछे जाने को बैक एक्सटेंशन बोलते हैं, साइड को लेटरल फ्लेक्शन, ओके, इस ट्विस्ट को रोटेशन बोलते हैं, और लेंथनिंग को एक्सियल एक्सटेंशन बोलते हैं। ये 5 डायरेक्शन में स्पाइन जाता है। अब ये 5 डायरेक्शन, आप जब कोई आसन एडवांस कर रहे हैं तो आप इन डायरेक्शंस को ही एडवांस कर रहे हैं, यानी कि स्पाइन का जो रेंज ऑफ मोशन उसको एक्सट्रीम कर रहे हैं। या तो आप बहुत ज्यादा स्पाइन को फ्लेक्शन कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा एक्सटेंशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेटरल फ्लेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रोटेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सियल एक्सटेंशन कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एडवांस आसन कर रहे हो तो यही कर रहे हैं। ओके, अब पूरे स्पाइन में सबसे वीक पार्ट कौन सा है, लिखिए। केबीसी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पूरे स्पाइन में सबसे कमजोर हिस्सा कहाँ पे है, ऊपर से लेकर नीचे तक? जो लेक्चर में सुन लिए थे वो नहीं बोलिए। हम्म। ओके, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जो सबसे कमजोर हिस्सा है आपके गर्दन वाला एरिया, वो भी सबसे पहला जोड़ C1 और C2। ओके, ठीक है। एंड दूसरा, दूसरा सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है? दूसरा लिखिए। पूरे स्पाइन में सबसे कमजोर हिस्सा कहाँ पे, दूसरा? L4 L5, गुड। ठीक है। हाँ, एकदम पर्टिकुलर जगह L4 L5 सबसे ज्यादा। क्यों ये दो जगह सबसे कमजोर है? क्योंकि आपका जो पूरा स्पाइन है उसमें टोटल 5 सेक्शन है। सर्वाइकल, नेक वाला एरिया, उसके बाद थोरेसिक या डोर्साल, थोरेसिक रिब केज वाला एरिया, उसके नीचे लंबार आता है, देन हिप जॉइंट है, त्रिकोणस्थी जो सेक्रम का फ्यूजन से बनती है, और नीचे आता है टेलबोन। ये 5 पार्ट होता है। बाकी सब फ्यूजन हो गया रहता है। रिपकेज वाला तो हिलेगा नहीं ज्यादा। ओके, सेक्रम फ्यूज हो गया है। टेलबोन जहाँ पे है वहां मोबिलिटी होता नहीं है, तो दो ही जगह मूव करते जाएगा। कहाँ पे? एक नेक मूव करता है, दूसरा आपका स्पाइन मूव करता है। तो यही दो जगह वीक है, क्योंकि ये दो जगह मूव करते हैं। और आप जब भी एडवांस आसन करते हैं यही दो जगह पे सबसे ज्यादा ओपनिंग होता है। या तो लंबार बहुत ज्यादा जाएगा या नेक बहुत ज्यादा जाएगा। ओके, तो आप अननोइंगली इन दोनों जगह को हार्म कर रहे हैं, अगर ये दो जगह प्रिपेयर नहीं है तो। ओके, अगर प्रिपेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये दो जगह प्रिपेयर नहीं है तो आप इन दोनों जगहों को हार्म कर रहे हैं। दूसरा, बॉडी के अदर पार्ट्स में जो इंजुरी टू के लिए पूरा मतलब तैयार रहते हैं आपके, तो उसमें से हैं आपके घुटने। बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिसमें आपको पता नहीं कि आप कैसे नी को प्लेस करना है, कैसे नी को फोल्ड करना है, वहां पर आप नी को इंजुरी कर रहे होंगे। आपके शोल्डर्स बहुत जगह हाइपर एक्सटेंडेड होते हैं, शोल्डर्स आपको पता नहीं रहता है। आपके रिस्ट, एल्बो, और जितने भी जॉइंट्स हैं, यस, जो मेजर जॉइंट्स है जो बॉडी का वेट वेयर करते हैं आसन में, उनमें इंजुरी के चांसेस रहते हैं। एक सिंपल अगर करेक्शन बताया जाए, ठीक है, यहाँ पद्मासन किसको नहीं आता है? सबको आता होगा पद्मासन। कोई है जो पद्मासन नहीं आता होगा? ठीक है। यहाँ तो अभी कैमरा प्लेस उसे है नहीं, बट कोई है जो मैट पे रेडी है? ओके, कोई बात नहीं, मैट पे कोई रेडी नहीं होगा। ठीक है। पद्मासन हम लोग जब करते हैं, कैसे करते हैं? राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग पे रखते हैं। ओके, लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग पे रखते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? पद्मासन में दोनों पैर सामने किए, ठीक है, हम बता रहे हैं, उसको इमेजिन कीजिए, अभी डेमोस्ट्रेट नहीं हो पाएगा। ओके, दोनों पैर सामने हैं पद्मासन में, दंडासन में बैठे हैं, राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग पे रखे, लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग पे रखे। उससे सही है जाने का, हाँ या ना? वाई या एन लिखिए, यस या नो। जो वर्कशॉप किए हैं वो तो नो बोलेंगे ही। जल्दी लिखिए। ओके, अगर पॉसिबल है तो, अरे, वेरी गुड हेमंत जी। ओके, अगर पॉसिबल है तो एक बार अपने मैट पे बैठ जाइए, या जहां पे भी है जमीन पे बैठ जाइए, या सामने बैठ जाइए पैर को खोल के सामने। ओके, आप अपने टाइप से करिए पद्मासन एक बार, और अपने नी के ऊपर इफेक्ट को फील कीजिए। जैसे आपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के ऊपर रखा, और लेफ्ट लेग को उठा के राइट लेग के ऊपर रखे। ओके,
इस तरह से पद्मासन लगाने से जब आप राइट लेग को उठाते समय जो कौन सा लिगामेंट होगा साइड में, लेटरल जो भी लिगामेंट था, ओके, साइड में जो भी लिगामेंट था उस पर स्ट्रेच आया होगा। ओके, अगेन पैर ओपन कीजिए, दोनों पैर सामने खोलिए, आप जैसे बता रहे हो उसे करिए। ठीक है, दोनों पैर सामने हैं, आप दंडासन में बैठे हैं। अपने राइट लेग का एक्सटर्नल रोटेशन करिए, माने राइट लेग जो है इसको पंजा को ड्रॉप कीजिए बाहर की तरफ, एक्सटर्नल रोटेशन, राइट लेग को साइड में गिराइए इस तरह से। ओके, देन राइट लेग को पूरा फोल्ड कीजिए, राइट हील पेनियम तक आ जाएगा, जैसे आप जानु शीर्षासन के वक्त रखते हैं। यस, नी को अभी उठाइए मत, पूरा राइट लेग को फोल्ड कीजिए। उसके बाद राइट लेग को उठा के अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए। अब आपके राइट नी के ऊपर कैसा स्ट्रेच है, स्ट्रेन कैसा है राइट लेग के ऊपर। और पहले आप क्या कर रहे थे कि पैर को उठाते उठाते रख रहे थे राइट थाई पे, ठीक है। तो पैर को जब उठाते हैं आप राइट थाई के ऊपर, हिप जॉइंट से मूवमेंट आता है, एक्सटर्नल रोटेशन होता है हिप जॉइंट का, बट नी के जो लिगामेंट्स है उस पर स्ट्रेच आता है। लेकिन जब आप पहले ही एक्सटर्नल रोटेशन करके हिप के राइट लेग को फोल्ड कर रहे हैं तो नी कंप्लीट फ्लेक्शन हो जा रहा है पहले ही। उसके बाद जब आप पैर को उठा के अपने थाई के ऊपर रख रहे हैं तो आपका जो लिगामेंट्स है उस पर कोई स्ट्रेन नहीं आता है। ओके, तो ये है इंजुरी की बात। तो जब ये सिंपल आसन में, जो आसन आप इतने सालों से करते आ रहे हैं उसमें ऐसे मिस्टेक है, तो एडवांस आसना जो है उसमें कितने सारे आप इंजुरी खुद को करते होंगे ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एडवांस आसना ऑलरेडी मतलब आपको हार्म कर रहे हो। तो एडवांस आसन का बॉडी को जरूरत ही नहीं है, कहा जाए तो जो बेसिक डायरेक्शन है, बेसिक स्ट्रेच है, वही काफी है। ओके, तो ये तो है एग्जाम्पल इसका। एंड कितने लोगों को पता है कि जब आप आर्म्स पे वेट बेयरिंग करेंगे तो आपके इंडेक्स फिंगर सामने की तरफ पॉइंट करते हुए रहने चाहिए। यस, थंब इनसाइड और थ्री फिंगर आउटसाइड, और इंडेक्स नकल को नीचे दबाना है, ऐसे हाथ उठा नहीं रहेगा फ्लोर पे, इंडेक्स नकल को नीचे दबाना है, इंडेक्स सामने पॉइंट करता हुआ रहेगा, ठीक है। उससे आपका रिस्ट, आपका एल्बो, आपका शोल्डर सब कुछ बचता है। तो ऐसे ही बहुत सारे आसनों का एक वर्कशॉप था, प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी इन आसनास, ऐसे कुछ था। मेरा वर्कशॉप का नाम भी हम भूल गए हैं, मेरे स्टोर में है। उसमें बहुत सारे आसनास के बारे में बताए गए हैं, और उनका ये भी बताया गया है कि मान लीजिए इतने दिन से आप गलती करते आए हैं, उसमें कुछ इंजुरी हो गया है तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे, वो भी बताया गया है। अगर आपको चाहिए तो आप स्टोर से ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो नेक्स्ट थोड़ा सा स्पेक्टिकल भी कराएंगे, तो कैमरा ऑन रखिएगा, अगर मतलब कैमरा ऑन रखिएगा और मैट पे रहिएगा अगर पॉसिबल हो तो। ओके, तो ये था आपका इंजुरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। ओके, तो एडवांस आसना योगा नहीं है। योगा का जो मेन उद्देश्य है आपके अवेयरनेस का एक्सटेंशन करना। ओके, तो यहाँ पे फाइव कोशास की बात आती है। फाइव कोशास के बारे में लास्ट डे भी बताए थे कि हम लोग का जो एक्सिस्टेंस है वो 5 लेवल्स पे है। पहला है अन्नमय, मतलब ह्यूमन बॉडी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आंखों से विजिबल है, जो अन्न से बना है, वो अन्नमय कोश। उसके बाद मनोमय कोश, जो मेंटल बॉडी है, जहाँ आपके थॉट्स हैं। ओके, एंड प्राणमय, जो आपका प्राणिक बॉडी है। देन विज्ञान में, जो आपका विवेक है। और आनंदमय, जो वाला एरिया आपका गॉड गॉड के सबके पास, सबसे पास है, ईश्वर के सबसे जो मतलब पास है, सबसे आउटर लेयर जो आपका है। तो ये 5 लेवल पर आप एग्जिस्ट करते हैं। आसनों का जो ये है इफेक्ट है इन 5 लेयर्स पे होता है। ठीक है? सिर्फ आपका ह्यूमन बॉडी पे नहीं है, मतलब अन्नमय कोश पे नहीं होता है। एक्सपेंशन का जो अवेयरनेस होता है इन 5 कोशा तक आपको ले जाना है योगा का अभ्यास में। तो जैसे कि योगा का अभ्यास एक्सपेंशन करता है अवेयरनेस का, तो आसनों का अभ्यास में आपको अपने बॉडी में जो अवेयरनेस है उसको एक्सपेंड करना होगा सर। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक बार आप खड़े हो जाइए। सिंपल पोस्चर त्रिकोण आसन करिए, सिंपल पोस्चर त्रिकोण आसन, अगर आप मैट पे हैं तो। कैमरा ऑन करके करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं भी ऑन करेंगे तो हमको पता रहेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। 18 साल से इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता है कि त्रिकोण आसन करने से कहाँ कहाँ गलती करेगा लोग। ओके, त्रिकोणासन एक इजी पोस्चर है। त्रिकोणासन में होल्ड कीजिए, तिर्यक ताड़ासन नहीं प्रीति जी, त्रिकोणासन ट्रायंगल पोज।
ओके, तो आप त्रिकोणासन में हैं अभी, अगर नहीं है तो आ जाइए जल्दी से। इजी पोस्चर है त्रिकोणासन में। होल्ड करना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप गलत अलाइनमेंट में कर रहे हैं तो। सही अलाइनमेंट में करेगा तो दिक्कत होगा। अब आपके त्रिकोणासन में आप फील कीजिए कि क्या आपका राइट हैमस्ट्रिंग एंगेज है? क्या आपका बैकलेग जो है, जिस साइड आप नहीं झुके हैं, उसका जो एज है, क्या वो उठा हुआ है या वो ग्राउंडेड है? ठीक है। आपका बॉडी वन लाइन है या नहीं है, उसको फील कीजिए। आप ओपनिंग के लिए जो हाथ ऊपर ले जा रहे हैं उसके शोल्डर पे इफेक्ट आ रहा है, या शोल्डर और दोनों पाम्स एक लाइन पे हैं? आपको कंप्लीट लेटरल स्ट्रेच फील हो रहा है या नहीं? ओके, आपका चिन ऊपर वाले शोल्डर के लाइन पे है या नहीं? चिन आप अभी आप मान लीजिए राइट साइड किए हैं त्रिकोणासन, तो आपका चिन लेफ्ट शोल्डर के लाइन पे है या नहीं? ओके, कम बैक हो जाइए। एक आसन और एग्जाम्पल के लिए, सिंपली यहाँ पे करिए आप वॉरियर 2। वीरभद्रासन 2। ओके, तो अभी आप वीरभद्रासन में हैं। अवेयरनेस कीजिए, अपने बॉडी को स्कैन कीजिए, क्या आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं एंड आउट स्ट्रेच्ड हैं? हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ हैं? क्या आपके एल्बो जो है हाइपर एक्सटेंडेड है या वन लाइन है? आपका जो फ्रंट लेग का नी है, क्या वो एंकल के ऊपर है, या वो नी के आगे चल गया है, या नी के पीछे है? या आपका जो फ्रंट लेग का थाई है वो फ्लोर के पैरेलल है या नहीं? बैक लेग जो है आपका पीछे वाला पैर, उसका एज ग्राउंडेड है या नहीं, एज उठा हुआ है? बैक लेग का जो नी है वो इंगेज है या नहीं क्वाड्रिसेप, आपके नी को सेफ रखने के लिए? आपने पोस्टीरियर टिल्ट किया है कि नहीं, टेलबोन को नीचे ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं? पेट को अंदर आपने खींचा है या नहीं? अगर आप राइट साइड वॉरियर 2 कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट हिप अप है या दोनों हिप्स लेवल में है? ओके, कम बैक हो जाइए। तो ये कराने का ये मकसद था, ये मकसद नहीं था कराने का कि हमको कितना करेक्शन आता है। कराने का मकसद ये था कि जब आप आसन कर रहे हैं तो आपका जो अवेयरनेस है वो ऐसा नहीं कि वॉरियर 2, हाँ हाथ सीधा होता है, मेरा अवेयरनेस सिर्फ हाथ पे है, मेरा हाथ सीधा है, पैर कहाँ गया है हमको पता नहीं है। आप पूरे बॉडी को जान रहे हैं कि इस वक्त आपका आगे वाला हाथ क्या कर रहा है, आपका पीछे वाला पैर क्या कर रहा है, आपका सैक्रम किस लेवल पे है, आपके शोल्डर्स किस लेवल पे है, मतलब आपके पूरे बॉडी पे आपका अवेयरनेस है। ये इसका पर्पस है बताने का। सेम है त्रिकोणासन, तो त्रिकोणासन में लोग चल जाते हैं और ऊपर वाले हाथ को पीछे पुश करते हैं, और नोइंगली आप शोल्डर को हार्म कर रहे हैं। तो आपको पूरे बॉडी का अवेयरनेस रखना है, पूरा अटेंशन यहाँ रहता है। पीछे वाला लेग के एज उठ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उससे नी को हार्म हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे पूरा शरीर तो आप ही का है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हासिल कर रहे हैं ताड़ासन, तो अपर बॉडी आपका है और पैर का कोई ठिकाना नहीं, पैर क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पूरा अवेयरनेस रखना है ऊपर से नीचे। तो जब आप आसन कर रहे हैं तो अन्नमय को उसके प्रति पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके सांसों की गति के पीछे, आपके पंच प्राणों के पीछे आपका पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, प्रत्याहार का अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अपने मन के प्रति पूरा अवेयर होना है कि आपका मन क्या कर रहा है इस वक्त। मन आपका मेडिटेशन के कमांड को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने आप को कमांड कर पा रहे हैं, या मन भटक रहा है? तो योगा मतलब एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस, यही हमको सिखाया गया था बिहार स्कूल ऑफ योगा में, कि योग मतलब कुछ नहीं होता, ये एक्सपेंशन ऑफ अवेयरनेस होता है। आपका अवेयरनेस कितना है? जैसे हमेशा हम एग्जांपल देते हैं ये लेक्चर में, ये पुराना हो गया डायलॉग। जैसे अभी हम आपको बोलेंगे कि आपने अभी, जैसे आप हमको सुन रहे हैं, पूरा आपका अटेंशन इधर है, लेकिन अभी हम जैसे बोलेंगे अपने कमरे के टेम्परेचर को फील कीजिए, तब आपका अवेयरनेस जो है आपकी स्किन पे जाएगा, तब आपका फील होगा आपको कि हाँ मेरे रूम का टेम्परेचर कैसा है। एंड मान लीजिए आपके, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, स्क्रीन के पीछे क्या है वो भी आपको ऐसे भी दिख रहा था, लेकिन अभी हम बोले तब आपका ध्यान वहां पे गया। आपके मुंह का टेस्ट कैसा है, अभी हम बोले तब आपका अवेयरनेस जीभ पे गया। तो जो ये पांचों सेंसेस है, ये अगर एक साथ काम कर रहे हैं और आप उसको दृष्टा भाव से रख रहे हैं, देख रहे हैं, तो यही योगा है। क्योंकि जैसे ही पांचों सेंसेस को आप दृष्टा भाव से देख रहे हैं, तो आपका सेंसरी विड्रॉवल वहीं पे हो गया, फिर पांचों सेंसेस आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे। वही ना हम लोग देखे कि जब योगी स्थिर हो गया आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके, तो आप अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। नहीं तो
वृत्तियां कहाँ से आती हैं? वृत्तियां मतलब ये जो फ्लक्चुएशन है, मतलब आपको कौन तंग कर रहा है? आप अगर ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है, कहीं खुजली होता है, कहीं पे तेज आवाज आया, या फिर आंखों के सामने से कोई गुजरा, कोई गंदा चीज रहा तो बहुत स्मेल आया नोज में, यही सब से आपको डिस्टर्ब होता है ना। जब इस पांचों सेंसेस को आप विड्रॉ कर ही लिए तो उसके बाद आपको कौन डिस्टर्ब करेगा? तब आप ऑलरेडी अपने जो दृष्टा है उसके रूप में अवस्थित हो गए। ओके, तो ये है। तो आसन जब आप करते हैं, कोई भी आसन करें, एडवांस आसन करें, नॉर्मल आसन करें, तो पूरा हेड टू टो, पूरा बॉडी के प्रति अवेयरनेस रखिए। आपका जॉइंट किस तरफ रोटेट हो रहा है, आपका कौन सा मसल सिंगेज हो रहा है, कहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, जो इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। बहुत लोग जानु शीर्षासन करते हैं और हैमस्ट्रिंग को ही टारगेट नहीं करते हैं, जस्ट सामने झुकना पर्पस रहता है, हैमस्ट्रिंग टारगेट ही नहीं हो रहा है। बहुत लोग हैमस्ट्रिंग टारगेट कर रहे हैं तो जो मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं उसी को रिलैक्स नहीं छोड़ते हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है। ओके, ज्यादा हाई लेवल नहीं हो गया ना आज। हम चाहते हैं कि बेसिक से सबको पकड़े, जो जो भी है। तो ध्यान रखिए, जो जो बोल रहे हैं एक एक पॉइंट को नोट करके रखिए। ओके, नेक्स्ट हमको बोलना था, हाँ यही बोलना था कि किस डायरेक्शन में आपका योगा प्रैक्टिस आपको लेके जा रहा है, आपके योग अभ्यास करने का पर्पस क्या है, ये चीज जरूर जानिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हर रोज तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपका योगा अभ्यास आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? आपका गोल क्या है योग करने का? क्या गोल है, लिखिए तो एक बार देखें। सब योगी हैं, सब प्रैक्टिस, पहला बात तो सब योगा टीचर है, हमको नहीं पता सब प्रैक्टिस करते भी होंगे कि नहीं रेगुलर। ठीक है, गोल क्या है? गोल लिखिए एक वर्ड में, आपके योग अभ्यास का क्या लक्ष्य है? अगर नहीं लिखेंगे तो हम यही सोचेंगे कि आपको मतलब नहीं करते हैं आप प्रैक्टिस। अब अच्छे अच्छे वर्ड मिलेंगे यहाँ पे देखने। ओके, ठीक है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें देखने मिलती हैं जब लोग आंसर करते हैं तो ठीक है। बट आप जो कर रहे हैं अभी, आप जो भी आसन कर रहे हैं, क्या उससे आपको समत्वम मिलता है? समत्वम तो चलो मिलता है, एसिमेट्रिक पोस्चर कर लिए, एक बार राइट साइड के लिए, एक बार लेफ्ट साइड कर दिया, बॉडी में सिमेट्री रिस्टोर हो गया। अपने आप को जान पाते हैं एडवांस आसन करके, रूपल जी, पिंच मयूरासन में? हाँ, ओके। अर्निंग एंड अवेयरनेस, गुड। मन और बॉडी पर अच्छा असर हो, गुड। खुद को वर्तमान में रखना, गुड तुलसी साहू जी। ओके, खुद को जानना एंड अल्टीमेट गोल योगा का क्या है फिर? हाँ, जो हम लोग डे वन में देख रहे थे कि अल्टीमेट गोल क्या है योगा का, कि खुद को जानना, आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। तो ये सब होता है योग का जो पर्पस होता है, यही ना होता है। अब अपना पर्पस जोड़ दिए हैं कि फ्लेक्सिबल बनना है और पैसा कमाना है, या फिर कुछ भी, जो भी आप अलग इससे हट के कुछ भी अलग लिख रहे हैं, तो वो तो आप योग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो आपका जो भी गोल है, आपका जो भी प्रैक्टिस है, आपको उस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो हमेशा ये देखिए कि आप जो भी रूटीन कर रहे हैं, 1 घंटा मैट पे जो भी बिता रहे हैं, आपके आसन का गोल क्या है। एडवांस पोस्चर करना है करिए, आपका चॉइस है। बट खुद को फिट रखने के लिए हर एक डायरेक्शन और हर एक पोजीशंस के आसन का प्रैक्टिस कीजिए।
एंड अल्टीमेट गोल जो है योगा का, मन की शांति। तो सबसे बड़ा धन वही है, मन की शांति। हो सकता है आपके पास करोड़ों हो, लेकिन मन का शांति अगर नहीं होगा तो वो बेकार है, ठीक है। वो लगता है अभी अभी कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लम नहीं हो किसी को, ये सब बात बेकार लग सकता है। पैसा है, सब कुछ मिल रहा है, समय आपके अनुसार चल रहा है, तो आपको लगता हो कि ये सब बात बेकार है, मन का शांति उनती क्या है। बट मन का शांति किसी के पास हो सकता है कि 100 रुपया ही हो, लेकिन उसके बाद मन में शांति रहे तो बहुत कुछ है। किसी के पास लाखों रुपए रहे और मन में शांति ही नहीं रहे तो बेकार है। आप जिस भी अवस्था में रहेंगे ना, कि मन में अगर शांति है तो फिर आ, मतलब आप खुश रहेंगे। और आप कितने भी अच्छे जगह पे रहें, आपके मन में अगर शांति नहीं रहेगा तो आपको घर काटेगा आपका, ठीक है। तो मन का शांति का तलाश कीजिए। एक सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। हम लोग के एमएससी में कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, ठीक है। किसी को अच्छे कपड़ों से खुशी मिलती है, किसी को अच्छे ज्यादा गहनों से खुशी मिलती है, किसी को ज्यादा पैसों से मिलती है, किसी को खुशी मिलती है ज्यादा खाने से। ओके। तो ये सब चीज जो है, इनका एक लिमिटेशन है। मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, ओके। आपको रसगुल्ला दिया जाए, एक रसगुल्ला, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आठ, दस, 10 के बाद आपको अगर खाने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे तो आप नहीं खाइएगा। उल्टा वो आपके लिए जहर भी हो जाएगा और आपको मन भी नहीं करेगा। तो उसका एक लिमिटेशन है। जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है ना, वो कभी ये नहीं होता, मतलब क्या बोलते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। आप मेडिटेशन करके आपको जो शांति मिलेगा ना, शांति में रह के आप कभी नहीं बोलिएगा कि इतना शांति में है हमको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगेगा कि और शांति में रहे। तो शांति ही, मन का शांति ही मेन है। तो आपका योगा जो है, आपको मानसिक शांति देना चाहिए। आपका जो योग अभ्यास है, आपको ऐसा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम बोलते हैं मन का फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जो भी कंडीशन आपके सामने आए, आप अपने ही रूप में है। चाहे आपको गुस्सा करने का जगह आप खड़े हो जाएं, या फिर आपको मेंटल स्ट्रेस का जगह पे आप आ जाएं, तो उस जगह पे आप वही रहेंगे, वहां पे आपको कुछ कर नहीं पाएगा वो। जो भी इवेंट आएगा आपके सामने, तो वो चीज होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये तो थोड़ा फिलोसॉफी टाइप का बात हो गया, और हमको आदत नहीं है वो सब ज्यादा बोलने का, खुद समझ गए हैं काफी है। अभी वो उम्र भी नहीं है वो सब बोलने का। अभी आते हैं थोड़ा टेक्निकल में। तो 5 डायरेक्शन में 7 पोजिशंस होते हैं किसी भी आसन के, और 3 एनर्जी होती है। 3 एनर्जी में ब्रह्मणा, लंघना और समाना, ठीक है। 5 डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं, ओके। जो नए हैं बिल्कुल नहीं पता होगा, 5 डायरेक्शन में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, स्पाइनल रोटेशन एंड एक्सियल एक्सटेंशन। 5 डायरेक्शन हुआ। 7 पोजिशन क्या क्या होगा। तो हम लोग किस किस पोजिशन में आसन करते हैं, हम लोग खड़े होकर आसन करते हैं, ओके। घुटने के बल आसन करते हैं, फ्लोर पे बैठ के आसन करते हैं, 3 हो गए। पीठ के बल लेट के आसन करते हैं, छाती के बल लेट के आसन करते हैं, 5 हो गए। हाथ के बल आसन करते हैं, सर के बल आसन करते हैं, ठीक है। पैर के बल ऑलरेडी खड़े होके बोल दिए। तो ये 7 पोजिशंस पे हम लोग आसन करते हैं। और 5 डायरेक्शन, स्पाइन के 5 डायरेक्शन होते हैं। दुनिया में जितने भी आसन आपको मिलेंगे, इस कैटेगरी के बाहर नहीं मिलेंगे। कोई उड़ता हुआ नहीं मिलेगा अभी का टाइम में, ठीक है। तो ये 5 डायरेक्शन और 7 पोजिशन पे ही सारे आसन बने हैं। अगर इन 5 डायरेक्शन और 7 पोजिशन के इफेक्ट आप जान गए, तो उसके बाद आप किसी भी आसन को देख के ये बता दीजिएगा कि इस आसन से क्या आपको फायदा हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन है, और फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग का सर नीचे है, पदहस्तासन किए हुए हैं। जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारे सर की तरफ आ रहा है, पहला। दूसरा, हमारे पोस्टीरियर मसल्स जो है, पीछे की तरफ के जो मसल्स, उस पर स्ट्रेच है। तीसरा, पेट पे कंप्रेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग में ये 3 फीचर्स हो गए, ओके। अब दुनिया का कोई भी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग आसन हो, ये 3 फीचर्स उसमें होंगे ही। जैसे कि कटिबंधासन ले लीजिए, अर्ध उत्तानासन ले लीजिए, पदहस्तासन, पदंगुष्ठासन ले लीजिए, अर्धबद्ध पदोत्तासन ले लीजिए, या कोई भी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड का आसन हो, इसमें ये 3 फीचर्स रहेंगे ही। जो एक्स्ट्रा रहेगा वो तो रहेगा, बट ये 3 फीचर रहेंगे। उसी तरह से अगर आप सुपाइन में, प्रोन पोजिशन में, छाती के बल लेट के बैक बेंडिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। तो छाती के बल लेट के अगर हम बैक बेंड करते हैं, क्या है, भुजंगासन है। भुजंगासन में क्या होता है कि स्पाइन के सपोर्टिंग मसल्स इंगेज होते हैं। प्रोन पोजीशन में जितने भी बैकबेंड आप करेंगे, सब में उसमें आएगा, क्योंकि बैकबेंड करने के लिए वो मसल्स एक्टिवेट होगा और वो स्ट्रॉन्ग करेगा आपको, ओके। चाहे दुनिया का कोई भी आसन हो। तो जितने भी आसन होते हैं इन 5 पोजीशन, और सॉरी, 5 डायरेक्शन और 7 पोजीशन से बाहर नहीं जाते हैं। इनका स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले वीक में,
नेक्स्ट वीक भले एक महीने बाद आएगा, बट अभी यही आपको याद रखना है, और हर एक पोस्चर को देख के एनालाइज करना है कि ये 5 डायरेक्शन 7 पोजिशंस में ही है कि नहीं। जैसे कोई भी आसन हम लोग देखें, ओके, कुक्कुट आसन किया हुआ है, कुक्कुट आसन सिंपली हैंड बैलेंस। मान लीजिए ये कर रहे हैं, अर्धमस्तिष्क आसन कर रहे हैं, तो अर्धमस्तिष्क आसन में पोजीशन हो गया सिटिंग, और डायरेक्शन हो गया ट्विस्टिंग, रोटेशन हो रहा है स्पाइन का, और सिटिंग पोजीशन में। तो इस टाइप से हर एक आसन को देख के अभी आप एक महीना वही खाली करिए। कोई भी आसन आप पन्ना पलटिए। भुजंग आसन में क्या है, प्रोन पोजीशन है, डायरेक्शन क्या हुआ, एक्सटेंशन है, कौन सा पोजीशन है, कौन सा मतलब ये है डायरेक्शन है, ये आप कैलकुलेट कीजिए हर एक आसन को लेकर, कोई भी आसन को उदाहरण लेके। ओके, फिर हर डायरेक्शन और हर पोजीशन का इफेक्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। नेक्स्ट, 3 एनर्जीज। 3 एनर्जीज मतलब एनर्जी लेवल जो होता है 3 होता है, ब्रह्मणा, लंघना और समाना। ये नाम डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए कि एक होता है एनर्जाइज करने वाला, एक होता है काम डाउन करने वाला, एक बैलेंस करने वाला। 3 टाइप के एनर्जीज होती है। ओके, क्या बोलते हो इलेक्ट्रिकल वाले भाषा में, अर्थिंग, न्यूट्रल, वो सब हमको नहीं पता, प्लस माइनस और न्यूट्रल उसे कुछ होता होगा। तो ब्रह्मणा जो होता है मतलब एनर्जाइज करने वाले जो आसन होते हैं, वो डायनेमिक आसन होता है। डायनेमिक आसन करके आपको कैसा लगता है, लो डाउन नहीं लगता है, एनर्जाइज लगता है। बैक बेंडिंग वाले आसन, आप उष्ट्रासन करते हैं ना, चक्रासन करते हैं, उसके बाद आपको कैसा लगता है, आप उसके बाद आपको मतलब डल नहीं लगेगा, डिप्रेशन टाइप का नहीं लगेगा, उसके बाद आपको एनर्जाइज लगेगा जब आप बैक बेंडिंग वाला आसन करेंगे। ठीक है, तो ये सब एनर्जाइजिंग वाले आसन हुए। कोई आसन को बार बार करना, डायनेमिक डायनेमिक ही हुआ, यस, वो सब एनर्जाइजिंग वाला आसन होता है। और काम डाउन करने वाला आसन, जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं बहुत देर तक, तो आपको कैसा लगता है, एनर्जाइज लगता है कि रिलैक्स लगता है, कूल डाउन लगता है। जब आप ये करते हैं, कोई भी आसन में जब आप रिलैक्स करते हैं, डायनेमिक नहीं करते, तो आपको कैसा लगता है, एनर्जी मतलब काम डाउन हो रहा है। और जब आप ये करते हैं, एक्सियल एक्सटेंशन करते हैं, पद्मासन कर रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, महाभेद मुद्रा शायद बोलते हैं, वो तो नहीं करते होंगे आप लोग, वज्रासन करते हैं, ठीक है, जिसमें भी एक्सियल एक्सटेंशन होता है, या फिर आप ऑल ओवर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको एनर्जी अपना इक्वल लगता है। ओके, तो ये 5 डायरेक्शन 7 पोजिशन, और इसके अनुसार 3 एनर्जीज काम करती हैं। योगासन हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, ठीक है, तो योगासन हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग आसन प्रैक्टिस करते हैं या योगा क्लास में योगा स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि सीधे खड़े हो जाइए या सीधे बैठ जाइए, सबसे पहले पोस्चर ठीक होता है। तो आपका जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, आपका मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम, उसके ऊपर बॉडी सबसे पहले काम करता है। जब पोस्चर सही होता है, तो क्या सही होता है, पोस्चर सही होने से ब्रीदिंग सही होता है। लोग झुके रहते हैं तो ब्रीद नहीं कर पाते, जब आप पोस्चर सही करेंगे, सही से आप ब्रीद कर पाएंगे। जब ब्रीदिंग सही होता है तो क्या होता है, जब ब्रीदिंग सही करते हैं तो डायफ्राम सही से मूव करता है, डायफ्राम सही से मूव करते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। ओके, तो इस तरह से बॉडी आपके योगा आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करता है लाइन बाय लाइन। सबसे पहले इन तीनों चीजों पे इस तरह से असर दिखता है, उसके बाद बाकी इंडोक्राइन सिस्टम पे इन्वर्जन वगैरह वो सब काम करते होता है ही, बट सबसे पहले योगा इन 3 चीज पे काम करता है। इसीलिए बैक पेन एंड पोस्चरल डिसऑर्डर ये सब जो है, इन सब के ऊपर योगा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, पदबंधा का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक बार खड़े हो जाइए आप लोग सब कोई, कैमरा चाहे तो ऑन करें, नहीं चाहे तो मत ऑन करें। कितना बार करिएगा योजना जी। जब से करा रहे क्लास तब से साथ में है, कभी मिस ही नहीं करते, और किए ही जा रहे हैं। ओके, ठीक है, तो सब कोई किए हैं ऑलरेडी। अगर मेरा लाइव ज्वाइन किए थे तो ऑलरेडी, जो बिल्कुल नए हैं वो जरूर करिए। जहाँ अभी कैमरा तो ऑन नहीं करेंगे आप लोग, बट जहाँ पे भी हैं आप लोग खड़े हो जाइए एक बार। कैमरा नहीं ऑन करेंगे तो भी कोई बात नहीं। ओके, दोनों पैरों को मिला लीजिए। चलिए किरण बेन जी, आपको सीखना पड़ेगा। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के बगल में रखिए, हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ रखिए, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, आईज क्लोज, आंखों को बंद कर लीजिए। ओके, जैसे ही आप आंखों को बंद करेंगे, तो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा ही होता है, आंखों को बंद करने से दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके बाद आपका बॉडी बैलेंस नहीं करेगा, आपको अपना बॉडी हिलता डुलता फील होगा। फील कीजिए, तो आपको बैलेंस अभी नहीं हो पाता होगा सही से।
ओके, अभी आंखों को खोल लीजिए। ओके, माधुरी जी बैठे बैठे ही कर रहे हैं। नेक्स्ट, अपने आंखों को खोल लिया ना, आप पैर के तलवों को, ओके, पैर के तलवों को फ्लोर पे आप रखें, अपने पैरों के टोज को ऊपर की तरफ उठाइए। अपने टोज को ऊपर की तरफ उठाइए, जहां पे भी आप फ्लोर पे खड़े हैं। अपने पैरों को टोज को ऊपर की तरफ उठाइए और फ्लोर पे वापस प्लेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो सोल है पूरा ग्रिप करेगा मैट को। रुकिए, हम दिखा रहे हैं। पैर को इस तरह से उठा लीजिए, टोज को जहां पे भी आप खड़े हैं अच्छे से। ओके, उसके बाद इस तरह से प्लेस कीजिए पैर को। आपका जो पैर है, सोल जो है पूरा मैट को ग्रिप करेगा अच्छे से। ओके, दोनों पैरों से ऐसे कर लिए। अब आंखों को बंद कर लीजिए और मैट को ग्रिप करने के बाद देखिए कि आपका इस वक्त बैलेंस कैसा है, इंप्रूव हुआ कि नहीं। इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो लिखिए, बैठ जाइए फिर। बैठ जाइए फिर, यस या नो लिख दीजिए, इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो जो नए हैं उनको जरूर करना चाहिए था, अगर नहीं किए हैं तो गलती गलती की है। ओके, गुड। तो अब ये जो अभी आप लोग किए इसको बोलते हैं पदबंधा। ओके, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ग्राउंडिंग, फुट का ग्राउंडिंग। अगर आप खड़े होते हैं आसन स्टार्ट करने के पहले, तो आपको किस तरह से खड़ा होना चाहिए। तो ये पहला चीज है जो आसन स्टार्ट करने के पहले किसी को बताना चाहिए स्टैंडिंग आसनास में। आसन क्या होता है? स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, आसन में स्थिरता आनी चाहिए। तो जब आप पहले जैसे तैसे खड़े थे, सोल ग्राउंडेड नहीं था, आप आईज को क्लोज किए तो आपका डिसबैलेंस हो रहा था। जब आप टोस को उठा के पूरा फ्लोर को ग्रिप किए, उसके बाद आप जब आंखों को बंद किए, उसके बाद आपको बैलेंस में इंप्रूवमेंट मिला। आपका शरीर पहले से ज्यादा स्थिर था। तो ये स्थिरता की टेक्निक है कि आप किस तरह से अपने आप को खुद को और ज्यादा स्थिर कर सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप ग्रिप किए फ्लोर को, आपको ग्राउंडिंग ज्यादा मिला। तो सबसे पहला जो पॉइंट है किसी भी आसन में, आप जब करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको अपना ग्राउंडिंग चेक करना है कि आप प्रॉपर ग्राउंडेड है या नहीं। तो स्टैंडिंग में ये पदबंधा, सिटिंग में वैसे ही आपके जो सिट बोन्स है दोनों फ्लोर पे टच होने चाहिए। आपका पेनियम फ्लोर पे टच होना चाहिए। ओके, बटक्स को ओपन करके रखते हैं, उसको करेंगे नेक्स्ट डे। पूरा नेक्स्ट डे ज्यादातर प्रैक्टिकली करेंगे, थ्योरी कम करेंगे। फिलोसॉफी हमको पता है ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है। ओके, तो वो है सिटिंग में। उसी तरह से सुपाइन में भी है, प्रोन में भी है कि आप ग्राउंडिंग किस तरह से खुद को ज्यादा करेंगे। आप जितना ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा आपकी स्थिरता रहेगी और आसन उतना सक्सेसफुल रहेगा। तो समझ लीजिए कि जब आप वृक्षासन कर रहे थे आज से पहले, तो आप पदबंधा कभी नहीं लगा रहे थे, आप फ्लोर को ग्रिप नहीं कर रहे थे, तो आपको थोड़ा बहुत बैलेंस करने में हो सकता है कि दिक्कत होता हो। लेकिन अभी अगर आप इसके साथ करेंगे, फ्लोर को ग्रिप करके वृक्षासन या स्टैंडिंग का कोई भी आसन करेंगे, तो आपको उस आसन में ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट एक बार फिर से खड़े हो जाइए। आज खड़ा ही होना सिर्फ सिखाते हैं, आसन बाद में। पैर रखना सीखे ना अभी मैट में, अभी खड़ा होना सिखाते हैं मैट पे। तो अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जब भी आप खड़े होंगे फ्लोर पे, टो को उठाइएगा, ग्रिप कर लीजिएगा मैट को। ओके, दोनों हैंड साइड ऑफ द बॉडी, हाथ की पांचों उंगली एक साथ, हाथ शरीर के बगल में लटकने दीजिए। ओके, अपने शोल्डर को रोल बैक कीजिए। शोल्डर को रोल बैक कीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, स्टर्नम को उठा के हल्का सा, चिन को फ्लोर के पैरेलल कीजिए, चिन फ्लोर के पैरेलल, दृष्टि सामने। अपने शोल्डर्स को हिप्स के ऊपर रखिए। आपका शोल्डर और आपके हिप्स एक लाइन पे होने चाहिए। आपके शोल्डर ना हिप्स के आगे ना हिप्स के पीछे, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सेंटर पे रहेगा। ओके, अपने चिन को तो उठाए, फ्लोर के पैरेलल किए, अपने हेड को हल्का पीछे कीजिए। आपके ईयर होल्स जो है ये शोल्डर्स के लाइन पे आने चाहिए। आपके कानों के छिद्र जो है, ईयर होल्स शोल्डर्स के लाइन पे आना चाहिए। लोगों का नेक इस तरह से आगे रहता है निकला हुआ, ये नहीं, ये नेक जो है शोल्डर के लाइन पे, नेक शोल्डर नॉट सॉरी नेक स्पाइन के लाइन पे, ईयर हो शोल्डर्स के लाइन पे, यहां आना चाहिए। यह है स्थिति ताड़ासन। और यहीं पे खत्म नहीं होता। मान लीजिए आप जैसे भी हैं, आपके सर के ऊपर कोई हाथ है या कोई चीज है, या मान लीजिए आपका रूफ यहीं तक है,
आपको अपने हाइट को इंक्रीज करके अपने सर को उस पर टच करने की कोशिश करनी है, यानी कि अपना एक्सियल एक्सटेंशन करना है, लेंथनिंग करना है अपना। अभी आप प्रॉपर स्थिति में है, आसन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यह है स्थिति ताड़ासन। और आप स्टैंडिंग पोजीशन में जितने भी आसन करेंगे, ये स्थिति ताड़ासन उसमें मेंटेन रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे अर्धकटी चक्रासन करते हैं, अभी करिएगा नहीं, तो राइट हैंड आप करते हैं लोग और इस तरह से सामने आते हैं, तो ऐसे सामने नहीं आना है। आपका ताड़ासन कहाँ गया? स्थिति ताड़ासन जो था, स्थिति ताड़ासन मेंटेन रहेगा। ये आपका स्थिति ताड़ासन था, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट था। अब आर्म स्ट्रेच किए ऊपर, उसके बाद आप साइड बेंड किए, जो आपका ताड़ासन है वो पूरे पोस्चर तक मेंटेन रहेगा। ओके, स्थिति ताड़ासन। आप वृक्षासन कर रहे हैं, आपको जो स्थिति ताड़ासन था वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि स्थिति ताड़ासन प्रिपेयर हो गए और जब आसन करने जा रहे हैं तो ढीला हो गए, ऐसा तो ऐसा नहीं करना है। तो कम बैक, बैठ जाइए। तो जिस भी पोजीशन का आसन है उसमें जो स्थिति है उसको मेंटेन रखना है। आप दंडासन में कर रहे हैं, आप प्रॉपर ग्राउंडिंग कर लिए, एक्सियल एक्सटेंशन कर लिए, चीन फ्लोर के पैरेलल, ईयर शोल्डर के ऊपर, ऐसा हो गया। उसके बाद आप जो भी सिटिंग आसन कर रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन हो चाहे अर्ध मत्स्येंद्रासन हो, आपको जो स्थिति दंडासन था वो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप ट्विस्ट करने जाएंगे तो आप ढीला हो जाएं, या जो ये अलाइनमेंट है ये बदलना नहीं चाहिए। आपका पूरे आसन तक चीन फ्लोर के पैरेलल, नेक स्पाइन के लाइन पे, ईयर शोल्डर पे रहेगा, तभी आप आसन को करिए। वैसे किया जाता है आसन। ओके, तो स्थिति इसके बारे में नेक्स्ट टाइम अच्छे से डिटेल में बताएंगे। तो आप किसी भी आसन को जब किसी स्थिति से स्टार्ट करेंगे तो वो स्थिति उसमें मेंटेन होनी चाहिए लास्ट तक। आसन स्थिति से अलग नहीं है, तब आप प्रॉपर ब्रीथ कर पाएंगे आसन में लास्ट समय तक। ओके, तो यहाँ पे आज हम खत्म करेंगे। जो भी लाइव यहाँ पे ज्वाइन किए हैं उनको 30% डिस्काउंट है, वो हमको टेक्स्ट करेंगे। अगर मेरे स्टोर से कोई भी आपको कोर्स परचेस करना है तो आपको 30% का डिस्काउंट है, क्योंकि आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो दूसरी बात, यहाँ जितने भी लोग हैं, पैसिव इनकम का एक स्कीम है। ओके, जो लोग हो सकते हैं मैं भी लास्ट टाइम ज्वाइन किए हो पैसिव इनकम वाला, पैसिव इनकम का एक स्कीम है। पैसिव इनकम मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम मतलब वो होता है कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आप योगा क्लास करा रहे हैं तब कमा रहे हैं, आप वहां पे एक्टिव है, वो एक्टिव इनकम हुआ। अब योगा क्लास नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं घर में कुछ करके और उसी से आपको पैसा आ रहा है, ये पैसिव इनकम हुआ। पैसिव इनकम का एक स्कीम है मेरे पास, वो अगर आपको जानना है तो आप अभी हमको मैसेज करिएगा क्लास के बाद। वो एम्बे अल्टोज और आपका जो भी वेस्टेज ये सब नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। वो कुछ ऐसा स्कीम है जो आप ऑलरेडी उस चीज को ये कर रहे हैं, मतलब आपको नहीं पता और आप उस चीज को, मतलब ऐसे कुछ यूज नहीं हो रहा है उसका आपका, तो जो चीज आपका यूज नहीं हो रहा है उससे आप कमा सकते हैं। साल के ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जानना है आप मैसेज कीजिए। एंड जो भी चीज हम आपसे लेने वाले हैं उसका आपको कोई यूज नहीं है, ये विश्वास कीजिए। और ऐसा कोई नहीं है चेन सिस्टम वगैरह, कोई भी मार्केटिंग वर्केटिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये योगा टीचर्स ही कर सकता है, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं। ठीक ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक सॉरी नेक्स्ट मंथ। एंड जो भी कोर्स आपको परचेस करना जरूर कीजिए, इंजरी वाला हो सके तो जरूर ले लीजिए। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग बात करेंगे और पोजिशंस के बारे में और आसनास के बारे में डेप्थ में बात करेंगे। ओके, तो आई होप आपको पसंद आया हो, आप अपना फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ। ओके।